प्यारे साथियों, हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जन्माष्टमी अच्छे से मना रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इतिहास के अगले टॉपिक की तरफ। कल हमारा मौर्य काल समाप्त हुआ था, आज हम करेंगे गुप्त काल की शुरुआत। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पैट एग्ज़ाम 28-29 अक्टूबर को होना है, तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने के लिए आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से में कॉपी है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और उसके बाद वहाँ से ये पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको बता दें गुप्त काल हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उनको एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, उन नोट्स को बनाते चलिए। अभी आप थोड़े थोड़े बना लोगे ना, तो एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। और क्या करिए आप करा करें कि मतलब पर डे उस चीज़ पे नज़र डालने। मैं जितना पढ़ा रही हूँ उसमें से मुश्किल से 10 लाइन आपको लिखनी पड़ेंगी जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी ऐसा नहीं, गुप्त काल के वंश के बारे में हम जानेंगे। अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती है, इसलिए थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं कि गुप्त काल में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसमें कैसे होना चाहिए। बाई चांस कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन होते हैं, हमको पूरी तरीके से तो कोई ऑप्शन नहीं याद होते ना, तो हम अपना वहाँ पे अपनी मतलब मानसिक क्षमता का ही तो यूज़ करते हैं। तो फिर जब हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होगी तो हम वहाँ से सटीक उत्तर को निकाल सकते हैं, इसलिए ये चीज़ें कर रहे हैं। नहीं तो शॉर्ट में पढ़ाने में क्या 1 लाइनर लेके आए, हिस्ट्री 1 लाइनर में हो जाएगी, है ना। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है तो हम इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम पे 1 लाइनर हो जाएंगे, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट्स बन के आपको मिल जाएंगे। तो अभी आप हमारे साथ पढ़िए गुप्त वंश की शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट होता है हमारा आज से गुप्त वंश की शुरुआत पढ़ेंगे। गुप्त वंश की उत्पत्ति पढ़ेंगे, विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे, ये सब हमें आज जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश क्या है, ठीक है, इसका विकेंद्रीकरण की शुरुआत क्या है, ये हमें पढ़ना है। तो गुप्त की उत्पत्ति, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गुप्त की उत्पत्ति। मौर्यों के पतन के बाद संपूर्ण उत्तरी भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई है। इस दौरान उत्तर भारत में कुषाण, दक्षिण भारत में सातवाहन, पश्चिम भारत में शक और पूर्वी भारत में शुंग का स्थापना हो गई थी। मतलब ये वंश हैं। ठीक है, तो मतलब उत्तर भारत में कौन से वंशज थे, कुषाण वंशज, दक्षिण भारत में सातवाहन, पश्चिम भारत में शक और पूर्वी भारत में शुंग थे। ठीक है, इन सभी ने राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया परंतु असफल रहे। इन चारों दिशाओं में लोगों ने अपना अपना अलग अलग मतलब एकता को, राजनीतिक एकता को स्थापित करने का प्रयास किया, जो कि असफल रहे, केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित रह गए। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, कुषाणों के क्या थे, सामंत थे। उसके बाद क्या है, काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्त सम्राट जाट और मूलतः पंजाब के निवासी थे। गुप्त वंशज जो थे वो कहाँ के थे, सम्राट जाट थे, जाट लोग थे और मूलतः पंजाब के निवासी थे। ठीक है, गौरी शंकर ओझा इन्हें क्षत्रिय तथा राय चौधरी ने ब्राह्मण माना है। जो गौरी शंकर ओझा हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक में इन्हें मतलब क्या माना है, चौधरी मतलब ब्राह्मण माना है। ठीक है, स्मृतियों में गुप्तों को वैश्य कहा गया। जो इनकी स्मृतियां हैं पुरानी, उसमें इन्हें क्या कहा गया, वैश्य कहा गया। ठीक है, गुप्तकालीन अभिलेखों के आधार श्री गुप्तों के आदि राजा थे। गुप्तकालीन अभिलेखों के आधार श्री गुप्तों के आदि राजा थे। इन्होंने 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक शासन किया, तब महाराज की उपाधि धारण की। श्री गुप्त के पश्चात उसका पुत्र घटोत्कच का शासक हुआ। श्री गुप्त के पश्चात किसका शासक हुआ, घटोत्कच शासक हुआ, जिसने 300 ईस्वी से 319 तक शासन किया। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपने पूजा ताम्रपत्र में धारण गोत्र ब्राह्मण गोत्र था ना, उल्लेख किया। क्या कहा इन्होंने कहा कि चंद्रगोमिनी के व्याकरण में गुप्तों को जटे अथवा जाट कहा गया। ठीक है, चंद्रगोमिनी के व्याकरण में गुप्तों को यानी गुप्त वंशजों को जट अथवा जाट कहा गया है। ठीक है,
फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह धारण गोत्र उसके पिता की गोत्र थी, क्योंकि यह धारणा है, ये गलत लिखा है, ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार यह धारणा गोत्र उसके पिता की गोत्री थी, क्योंकि उसके पति वाकाटक थे। क्या थे? वाकाटक थे। नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णु विधि गोत्र के ब्राह्मण थे, ठीक है। अतः गुप्तों के ब्राह्मण होने के मत को सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। तो मतलब लास्ट में गुप्त लोग जो है उन्हें क्या माना जाता है? ब्राह्मण माना जाता है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों ने उन्हें ब्राह्मण ही कहा है। फिर श्री गुप्त कालीन अभिलेखों के आधार श्री गुप्तों के आदि राजा थे। क्या थे? गुप्तों के आदि राजा, मतलब पूर्वज थे, ठीक है। श्री गुप्तों का आदि पुरुष गूढ़ पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री गुप्तों का आदि पुरुष या गूढ़ पुरुष भी कहते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। जो गुप्त वंश के संस्थापक वो श्री गुप्त थे। संपूर्ण गुप्त वंशावली में प्रथम शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण करी है। संपूर्ण गुप्त वंशावली में प्रथम शासक जिसने महाराजा की उपाधि धारण की है, ठीक है। फिर एक चीनी यात्री इत सिंह ने श्री गुप्त को चेली केतो कहा है। क्या कहा है? चेली केतो कहा है। श्री गुप्त ने श्रपतन मृगदाय में चीनी भिक्षुओं के हेतु एक मंदिर का निर्माण करवाया है। कुछ ग्रंथों के अनुसार श्री गुप्त ने 274 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक शासन किया है, ठीक है। कब तक शासन किया? 274 ईस्वी से 300 ईस्वी तक शासन किया है, ठीक है। अभी मैं इसको शॉर्ट में भी बता दूंगी, पहले आप बस इसको जान लीजिए कि इस वंशज में हुआ क्या था। एक अपने दिमाग में बैठा लो कि इसमें क्या क्या चर्चाएं हुई थी, क्या क्या बातें हुई थी। उसके बाद जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। घटोत्कच गुप्त वंश के बाद इनके बेटा जो थे वो घटोत्कच 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक थे। घटोत्कच का ज़्यादा विवरण नहीं मिलता है। श्री गुप्त के पुत्र थे ये, ठीक है। महाराजा की उपाधि धारण की थी घटोत्कच ने। नोट में क्या है? श्री गुप्त व घटोत्कच की किसी भी प्रकार की मुद्रा सिक्के नहीं मिलते। अगर कभी बाई चांस क्वेश्चन में आ भी जाएगी इनके कौन से सिक्के, मतलब ताम्र के सिक्के चले, चांदी के चले या किसी चीज़ के, तो सीधी सी बात है इनके कोई सिक्के नहीं चले हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न बनाए जाते हैं, उन कन्फ्यूज़न से आपको बचना है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा हुआ। जो गुप्त वंश का नाम फेमस करने वाले हैं वो कौन है? चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम उनका पूरा नाम है। गुप्त वंश का प्रथम प्रसिद्ध राजा हुआ। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अगर पूछा जाए गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की है, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की है। ये चीज़ याद करने वाली है, ठीक है। चंद्रगुप्त ने वैशाली के प्राचीन लक्षिप वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया है। इन्होंने अपने राज्यारोहण की स्मृति में 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत आरंभ किया है, ठीक है। वैशाली के प्राचीन लक्षिप वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी, उनका नाम था। उनके साथ विवाह हुआ था किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का, ठीक है। गुप्तों के वास्तविक संस्थापक थे ये कौन थे? गुप्तों के वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। फिर संपूर्ण गुप्तों में प्रथम शासक जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। संपूर्ण गुप्तों में प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। ये भी बता चुके हैं अभी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के दिन 9 मार्च 319 ईस्वी को एक नया संवत प्रचलित किया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुप्त संवत कहा जाता है। वैशाली की लक्ष्मी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और दहेज स्वरूप वैशाली के कुछ क्षेत्र मिले। जो वैशाली की मतलब जो पुत्री थी कुमार देवी, उनसे इन्होंने जब विवाह किया तो इनको दहेज के स्वरूप में वहाँ के कुछ क्षेत्र दिए गए, जैसे आज के राज्य वगैरह होते थे उसी हिसाब से इन्हें दहेज मिला था। इस विवाह का प्रमाण चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचलित सोने की कुमार देवी के प्रकार के सिक्कों से मिलता है। इन सिक्कों को राजा रानी प्रकार के सिक्के कहा जाता है, ठीक है। फिर कुमार देवी प्रथम ऐसी राजकुमारी थी जिसके नाम के सिक्के प्रचलित हुए। तो सबसे पहले गुप्त वंश है उसमें अगर किसी के नाम मतलब कौन सी ऐसी रानी थी जिनके नाम से सिक्के प्रचलित कराए गए, तो वो कुमार देवी के नाम से, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के 2 पुत्र थे, तुल्यकुलुज और समुद्रगुप्त, ठीक है।
चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद इन दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जिसमें समुद्रगुप्त ने तुल्य कुलुज को मार डाला। वह 335 ईस्वी में शासक बना। पता नहीं कैसे लोग होते थे पहले कि भाइयों को मार लेते थे। उसके बाद है समुद्रगुप्त 350 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त जो हैं वो उनका टाइम पीरियड कितना है, 350 से 375 ईस्वी। अगर पूछा जाए समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या है तो चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग इलाहाबाद प्रस्ति लेख समुद्रगुप्त के शासन में खुदा है, जिस पर अशोक का स्तंभ काल से जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसकी भाषा विशुद्ध संस्कृत में है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। फिर क्या है, बिसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा है, भारत का नेपोलियन। किसने कहा है, बिसेंट स्मिथ ने। ये पूछा भी जाता है कि भारत का नेपोलियन की उपाधि किसे मिली है, तो समुद्रगुप्त को मिली है। ठीक है, फिर उसके बाद है आगे, प्रयाग प्रस्ति संस्कृत के चंपू शैली प्रारंभिक पंक्ति पद्यात्मक तथा बाद वाली गद्यात्मक है। मतलब प्रयाग प्रस्ति संस्कृत के चंपू शैली जो है उसमें प्रारंभिक पंक्ति कैसी है, पद्यात्मक, जो गा के बोली जाती है, और बाद वाली गद्यात्मक है। गद्य पद दो होते हैं, तो पद में हम क्या करते हैं, पद में हमको गायन विधि के द्वारा पढ़ाई मतलब शिक्षा दी जाती है, और गद्य में व्याख्यात्मक रूप से दी जाती है। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अशोक, जहांगीर तथा बीरबल का उल्लेख है। किसका है, इसमें समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अशोक, जहांगीर तथा बीरबल का उल्लेख है। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्के में कुछ पर अश्वमेध पराक्रम खुदा है। कभी पूछा भी जाए कि अगर समुद्रगुप्त द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उनमें मतलब क्या मतलब उनके सिक्कों की पहचान थी, तो अश्वमेध पराक्रम खुदा है। तो कुछ पर सम्राट का वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। जो सम्राट हैं उनको वीणा वादन करते हुए दिखाया गया। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी है। ठीक है, ये नहीं याद करना है, फिलहाल आपको ये जरूर याद रखना है कि बिसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इनके सिक्के अश्वमेध पराक्रम से खुदा और कुछ पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, सम्राट को। समुद्रगुप्त की नीतियाँ क्या हैं, इनकी नीतियाँ हैं कि पूर्व सर्वकारदनम आज्ञाकारणम प्रणामः आगमनम कर देकर तथा आदेश देने पर गुप्त दरबार में प्रणाम करने हेतु उपस्थिति होती थी। ठीक है, पश्चिम में आत्मनिवेदन यानी स्वयं दरबार में कन्योपायन, अपनी कन्याओं का विवाह गुप्तों के साथ करना है। गुरुत मंदक स्विषय युक्त शासन याचना, अपने विषय प्रांत का शासन गुप्तों के आदेश से मोहर तक लेकर था। ठीक है, उत्तर में क्या इनका चलता था, प्रसबद्धीकरण, जड़ से उखाड़ फेंकना, समूल विनाश, 4 प्रत्यक्ष शासन होते थे। दक्षिण में अप्रत्यक्ष शासन नीति थी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह था, विजित करने के बाद उपहार लेकर युक्त कर संग्रह था। ठीक है, ये इनकी नीति थी। फिर युद्ध का वर्णन कैसे है, आर्यवत द्वितीय ने 9 राजाओं को पराजित किया। आर्यवत द्वितीय ने 9 राजाओं को पराजित करने का उल्लेख किया है। प्रयाग प्रास्ति की 21वीं पंक्ति आटविका राज्यों पर विजय। दक्षिणा विजय में क्या है, 19 से 20वीं पंक्ति है। दक्षिण से पूर्व सीमांत राज्यों पर विजय 22वीं पंक्ति में इनका वर्णन है। शक कुषाण विजय 23 और 24 पंक्ति पर इनका वर्णन है। ठीक है, इनका कहाँ मतलब कौन सी पंक्ति में वर्णन है ये बताया गया है। फिर उत्तरापथ में क्या है और दक्षिणापथ। समुद्रगुप्त की समस्त विजयों का उद्देश्य धरणीबंध था, अर्थात संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना। प्रयाग प्रस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की उल्लेख नहीं है। प्रयाग प्रस्ति में समुद्रगुप्त की धर्म प्रचार बंधु की उपाधि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उत्तर भारत प्रत्यक्ष शासन नीति थी, दक्षिण भारत में अप्रत्यक्ष शासन नीति। समुद्रगुप्त को
एरन अभिलेख में प्रसन्न होने पर कुबेर के समान, रुष्ट यानी क्रोधित होने पर यमराज के समान बताया जाता है। प्रसन्न जब होते तो कुबेर के समान खुश हो जाते थे, धन लुटाने लगते थे, और क्रोधित हो जाते तो यमराज बनकर मारने लगते थे। समुद्रगुप्त के सिक्के 6 प्रकार के चले, सोने के सिक्के चलाए, 6 प्रकार के सोने के ही सिक्के चलाए। लक्ष्मी दोहित्री की उपाधि सिक्कों से प्राप्त होती है। कौन से? लक्ष्मी दोहित्र की उपाधि सिक्कों से प्राप्त होती है। ठीक है, इन्हें लक्ष्मी दोहित्र की उपाधि दी गई थी सिक्कों के हिसाब से। इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी है। क्या है? दत्त देवी। 6 प्रकार के सिक्के इनमें कौन कौन से होते थे? इनके हैं गरुड़, गरुड़ का अंकन और पराक्रमांक उपाधि थी। ठीक है, और धनुर्धारी अप्रत्यक्ष उपाधि, अद्वितीय योद्धा जिसके विजय रथ को रोका ना जा सके। परशु, परशुक्रांतांत उपाधि थी। अश्वमेघ यज्ञ करते हुए दिखाया गया। पृष्ठ भाग पर राज महर्षि यानी दत्त देवी का अंकन था। आपको सिर्फ इतना याद रखा कि इन्होंने 6 प्रकार के सिक्के चलाए हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, ये देख लेते हैं जरा। संपूर्ण गुप्त शासकों में केवल समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त ही ऐसे शासक हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने 2 बौद्ध भिक्षुक वसुवंत व असंग को संरक्षण प्रदान किया। समुद्रगुप्त के 2 पुत्रों का उल्लेख मिला है। कौन कौन से? रामगुप्त समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद शासक बना। ठीक है, मतलब उल्लेख 2 का, यहाँ पे नाम 1 का है। रामगुप्त का उल्लेख। रामगुप्त क्या थे? रामगुप्त विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त में ग्रंथों में मिलता है इनका वर्णन। राजशेखर काव्य मीमांसा में मिलता है। बाणभट्ट द्वारा हर्ष चरितम में इनका वर्णन मिलता है। अबुल हसन द्वारा मजुमल उल तवारीख में इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर चंद्रगुप्त द्वारा रामगुप्त को मारकर शासक बने थे। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त को मारकर शासक बन गए थे। जो इनके भाई थे इन्होंने इनको रामगुप्त को मार दिया था और वो शासक बने थे। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या थे? तो ये थे, इन्होंने क्या करा था? समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय के मध्य रामगुप्त 375 से 300 ईस्वी नामक निर्बल शासक बना था। रामगुप्त के समय शकों का आक्रमण, रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुवशामिनी को शकों को शिविर में भेज दिया था। मतलब उन्होंने रामगुप्त के समय जो शकों का आक्रमण हुआ था तो इन्होंने क्या किया था? अपनी पत्नी को, ध्रुवशामिनी नाम था उनका, उन्हें शकों के शिविर में भेज दिया था युद्ध को समाप्त करने के लिए। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुवशामिनी को मुक्त कराया, यानी अपनी भाभी को वहाँ से छुड़वाया। रामगुप्त की हत्या कर 300 ईस्वी में शासक बना। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आप इतने निर्बल हो कि जब अपनी धर्मपत्नी को वहाँ भेज सकते हो तो आप शासन क्या चलाओगे, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी और शासक बना। ध्रुवशामिनी से उन्होंने विवाह भी किया था। ठीक है, अन्य नाम देवगुप्त, देवश्री, देव विक्रमांक, देवराज थे इनके। उपाधियाँ क्या मिली इनको? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य, साकरी, श्री विक्रमांक, श्री विक्रमांक सिंह, परम भट्टराक, परमा भगवत, नरेंद्र चंद्र की उपाधियाँ मिली इनको। ठीक है, 2 पत्नियाँ थी इनकी। एक तो ध्रुवशामिनी, पुत्र कुमारगुप्त इनसे हुए थे जिन्हें महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता है। फिर दूसरी नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह हुआ। पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक वंश के रुद्रसेन के द्वितीय के साथ किया, जिन्होंने अपने बाबा की जीवनी लिखी थी। ठीक है, गुप्त वाकटक गठबंधन का निर्माण भी हुआ था। इसी गठबंधन की सहायता से शकों को पूर्णतः पराजित किया। शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय व काटकों की सहायता से हराया गया। शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि मिली। तो समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? नेपोलियन। और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या है? विक्रमादित्य की उपाधि है। ठीक है, उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय को इसी कारण से शकारी शकों को खा जाने वाला कहा जाता है। इसी उपलक्ष्य में व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए गए। ठीक है, फिर है चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने प्रथम मतलब चांदी के सिक्के चलाए थे। हाल ही में एमपी से एक चांदी का सिक्का मिला, मध्य प्रदेश से एक चांदी का सिक्का मिला जिस पर राजा रानी का अंकन है। अतः यह सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम के समय का माना जा सकता है, परंतु अभी प्रमाणिक नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न भी कहा जाता था। कौन कौन थे इसमें? अमर सिंह अमरकोश के रचयिता थे, ध्वंतरी चिकित्सक थे, कालिदास कवि लेखक थे,
वाराहमिहिर ज्योतिष थे। वररुचि व्याकरणाचार्य थे, ये तो इनका संस्कृत में भी उल्लेख मिलता है। बेताल भट्ट ज्योतिष तंत्र विद्या वाले थे। फिर घटक पर वास्तुकार थे। और फिर छपड़क लेखक और कवि थे। ठीक है, शंकु वास्तुकार थे। शंकु जो होते थे उन्हें क्या, वो वास्तुकार का कार्य करते थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट नवरत्नों में शामिल नहीं थे। आर्यभट्ट जो थे वो नवरत्नों में शामिल नहीं थे। महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार यह शब्द चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए प्रयोग किया गया। महरौली गुप्त संवत का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है, परंतु इस संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के मथुरा अभिलेख में किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुतल देश भेजा था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। कब? 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। कौन? फाहियान। फाहियान भारत में धर्माचार्य के रूप में आया था। बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान प्राप्त हेतु भारत ग्रंथ को फोकोकी, यानी फोकोकी वो मतलब वही होता है, अपनी भाषा में उनका था। अपने इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में उल्लेख नहीं किया। उसने एक ग्रंथ यहाँ बनाया था, बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान प्राप्त भारत में बनाया था, तो उसने ग्रंथ फोकोकी, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन नहीं किया। मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र मगध को ब्राह्मणों का देश बताया गया। मांस लहसुन नहीं खाते हैं। लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में। मध्य देश के लोग व्यापारी हेतु कौड़ियों का प्रयोग करते थे। व्यापारी हेतु कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है। फाहियान ने न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राज्य में अपराध नहीं के बराबर होता था। प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। किसकी? गुप्त वंश की। ब्राह्मणों को दऊ नहीं दिया जाता था। बार बार अपराध करने पर अपराधी को दाहिना हाथ काट लिया जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की दूसरी राजधानी उज्जैन बनी। पहली कौन सी थी? पहली थी पाटलिपुत्र, दूसरी कौन सी बनी? उज्जैन बनी। फिर आता है कुमारगुप्त। ठीक है, फिर आता कौन सा? कुमारगुप्त आते हैं। हैंसवांग ने कुमारगुप्त का नाम शक्रादित्य बताया। इसने बड़ी संख्या में मुद्राएं जारी करवाईं। इसके द्वारा जारी की गई मुद्राओं का एक बड़ा भंडार भरतपुर में मिला, जिसमें चांदी का मयूर शैली की मुद्राएं सर्वोत्कृष्ट थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि पुष्य विभूतियों को आक्रमण कुमारगुप्त के समय हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। ठीक है। कुमारगुप्त तक के शासकों की जानकारी बिलसंड अभिलेख MP से प्राप्त होती है। उपाधियां क्या थी? महेंद्र द्वितीय, श्री महेंद्र, अष्टमहेंद्र। संपूर्ण गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के समय के हैं। तुमेन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति शांत कुमारगुप्त प्रथम शासक, जिसे अभिलेख बंगाल से प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त जो प्रथम शासक हैं, जिनके अभिलेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? बंगाल से। कौन कौन से? दामोदरपुर, बैग्राम और धनदेह से। इन तीनों गुप्तकालीन भूमि के क्रय विक्रय व राजस्व के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। कुमारगुप्त ने अपने सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन किया, जिससे उसके शैव अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। कुमारगुप्त ने शासनकाल के अंतिम समय हूणों का आक्रमण, जिसे उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया। नालंदा को महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। नालंदा बिहार में सबसे बड़ा पुस्तकालय। धर्मगंज 3 भाग हैं। कौन कौन से? रत्नोदधि है, रत्नरंजक है, रत्न सागर है। ठीक है। फिर है स्कंदगुप्त, इनके बारे में देखते हैं क्या है। इनकी जो टिप्पणी लिखी है उससे, हाँ है तो शॉर्ट ही पढ़ लेते हैं। इनकी जो टिप्पणी है इसमें है, राज्यरोहण के तुरंत बाद इसे हूणों का आक्रमण का सामना करना पड़ा। फिलहाल इनका देखो, स्कंदगुप्त का क्या है, इन्हें जो है स्कंदगुप्त को उपाधि किसकी मिली? क्रमादित्य की। किसकी मिली? क्रमादित्य की उपाधि मिली इन्हें। ठीक है। क्रमादित्य की उपाधि दी गई इनको। इनके राज्य में किसके सिक्के चले? स्वर्ण सिक्के चले। कौन से? स्वर्ण, इतना याद रखना है। ठीक है। स्वर्ण सिक्के चले। ठीक है। कौन से सिक्के चलाए गए इनके राज्य में? स्वर्ण सिक्के चलाए गए। फिर इनका क्या है, मतलब मुख भाग, इनका जो
स्वर्ण सिक्के थे, उसमें धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति थी। कैसी थी? धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति थी। पृष्ठभाग पादसन में विराजमान लक्ष्मी, मतलब जो एक सिक्का होता है ना, उसका मुख भाग जो पहले वाला भाग, उसमें धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति थी। फिर जो उसका पीछे का पृष्ठ भाग होता है, उसमें पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति थी। श्री स्कंदगुप्त को उत्कीर्ण थे। क्या थे? उत्कीर्ण थे, मतलब पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी थी और श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण थे। ठीक है। हूणों का पहला आक्रमण किसने किया? स्कंदगुप्त को विजय मिली थी। हूणों पर जो पहला आक्रमण किया, हूणों पर पहले आक्रमण में जो इन्हें मतलब विजय मिली थी, वो किसे मिली थी? स्कंदगुप्त विजय को मिली। ठीक है। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा क्रमादित्य अंकित थे। कुछ जो सिक्के थे उस पर गरुड़ ध्वज और क्रमादित्य अंकित थे। ठीक है। गुप्त साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित किया। हूण शासक मिहिरकुल व उसे पुत्र तोरणमल को पराजित कर बंदी बनाकर अपनी माता के सम्मुख प्रस्तुत किया। माता के कहने पर मिहिरकुल को मुक्त कर दिया। चीनी यात्री हैन शांग के अनुसार हूणों को पूर्णतः पराजित करने का श्रेय स्कंदगुप्त को है। ठीक है। इसमें वही लिखा है। इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। किसने? स्कंदगुप्त ने पुनर्निर्माण करवाया था। इस झील का पुनर्निर्माण पर्ण उसके पुत्र चक्रपालन की निगरानी में करवाया गया था। स्कंदगुप्त के बारे में आपको इतना याद रखना है। क्या फिर से बता रहे हैं कि उपाधि इनको क्या है कि मिली थी? क्रमादित्य की मिली थी। स्वर्ण सिक्के चलाए थे इन्होंने। किसने? स्कंदगुप्त ने। मुखभाग धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति थी। पृष्ठभाग पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी थी। पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी थी। श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण थे। जो हूणों का पहला आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त विजय के साथ हुआ था। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा क्रमादित्य अंकित थे। ठीक है। इतना पढ़ना है आपको। इनके स्कंदगुप्त के बाद क्या हुआ? भानुगुप्त शासक बने। 510 ईस्वी में शासक बना। भानुगुप्त के समय मालवा पर हूणों का अधिकार था। भानुगुप्त ने अपने सेनापति गोपराज की सहायता से हूणों को पराजित किया। हूणों के साथ इस युद्ध में गोपराज वीरगति को प्राप्त हुए। गोपराज की पत्नी सती प्रथा का वर्णन किया। इसी सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी को मिलता है। भारतीय इतिहास में यह सती प्रथा का प्रथम उल्लेख माना जाता है। भानुगुप्त ने गोपराज की स्मृति एमपी में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। सती स्तंभ चबूतरा का निर्माण भी करवाया गया था। गुप्तकालीन स्मारक, मतलब गुप्तकालीन में कौन कौन से स्मारक थे? मंदिर स्थान पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर हुमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में। विष्णु मंदिर तिंगवा जो कि अब जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। ये इनके क्या थे? ये शिल्पकला थी इनकी। गुप्त काल में अनुदान प्राप्त भूमि को ग्रहिता को सामंत कहा गया। धीरे धीरे सामंत भूमि पर वास्तविक शासक बन गया। गुप्त शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्कों को दीनार कहा गया। अगर पूछा जाए कि गुप्त काल में जो सोने के सिक्के मतलब जारी किए जाते थे उन्हें क्या कहते हैं? दीनार कहते हैं। ठीक है। ये याद रखना। फाहियान के अनुसार विनिमय का साधन कौड़ी था। मतलब जो विनिमय का साधन था वो क्या था? कौड़ी था। गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों का स्थान गौण था। स्त्रियां व्यक्तिगत संपत्ति समझी जाती थी। बाल विवाह का प्रचलन था। पर्दा प्रथा केवल उच्च वर्ग में प्रचलित थी। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कब हुआ? 510 ईस्वी के ऐरण अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दासों की स्थिति दयनीय थी। दासत्व से मुक्ति का प्रकार नारद ने किया है। मुक्ति का पहला प्रयास नारद ने किया है। गुप्तकालीन में कला क्या थी? गुप्तकालीन में कला की विविध विधाओं स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला अभूतपूर्व विकास हुआ। मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त काल में ही हुई है। गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वोत्कृष्ट देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। उत्तर भारत का यह पहला मंदिर है जिसमें शिखर किया गया है। क्या किया गया? शिखर का निर्माण किया गया है। सारनाथ के धोमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में किया गया। इसका निर्माण धरातल पर ईंटों द्वारा किया गया है। ठीक है। मूर्तिकला एवं चित्रकला। मूर्तिकला एवं चित्रकला इसमें क्या है? गुप्तकालीन धातु मूर्तिकला में नालंदा तथा सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति उल्लेखनीय है। गुप्त काल की मूर्तियों में कुषाणकालीन नग्नता एवं कामयुक्ता का पूर्णतः लोप हुआ गया था। गुप्तकालीन में चित्रकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। ठीक है। इसमें 9 गुफाएं मिली हैं। बाघ गुफा के चित्र आम जन जीवन से संबंधित हैं। उसके बाद आगे देखते हैं विज्ञान एवं तकनीकी विकास क्या थे इनके।
गुप्त काल में सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। प्राचीन भारत पहली बार सत्ता का विकेंद्रीकरण प्राप्त हुआ था। ठीक है, आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीन में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है कि पृथ्वी गोल है। वो किसके काल में? गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने बताया था। वह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। आर्यभट्ट का दशमलव प्रणाली का विकास किया गया। बारहमीर की बृहत संहिता खगोल शास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास का विश्वकोश है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि था। गुप्तकालीन प्रशासन, जो कि अधिकारी और कार्य क्या करते थे। ठीक है, तो प्रतिहार जो होते थे वो अंतःपुर का रक्षक होते थे। महाप्रतिहार राजप्रसाद का रक्षक होते थे। महाबलाधिकृत सेनापति, महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश थे। महासंधि विग्रही युद्ध में शांति संधि करना विदेश मंत्री कहलाते थे। कुमारमात्य सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। फिर है समुद्रगुप्त के समय महादंडनायक, महासंधि विग्रहक व कुमारमात्य 3 पद हरिशेन के पास थे, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यह तीनों पद हरिशेन के पुत्र वीरसेन के पास थे। ठीक है, आमत्य गुप्तकालीन के नौकरशाह होते थे। पुस्तपाल भूमि का लेखा जोखा रखने वाला होता था। दंडपार्षवी गुप्तकालीन पुलिस अधिकारी होते थे। गोलमिक वन अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी होते थे। अट्टपट्टालिका आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला होता था। ठीक है, ऐसे करके ये इनके क्या थे? कारणिक लिपिक थी। आग्राहिक दान विभाग का प्रमुख था। गुप्त साम्राज्य का पतन, ये जरा इस पे नजर डालते हैं। गुप्त साम्राज्य का पतन। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का पतन विभिन्न कारणों का परिणाम था। इसके पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। आनुवांशिक शासकीय पद था, अयोग्य तथा दुर्बल अधिकारी थे, शासन व्यवस्था का सामंतीकरण था, बाह्य आक्रमण था, आर्थिक संकट थे। क्या थे? आर्थिक संकट होते थे। एक बार हम क्लास का फिर से रिवीजन करे ले रहे हैं कि हमने यहाँ से क्या पढ़ा है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? परिचय देखते हैं जरा एक एक नज़र में। ठीक है, लगभग 200 गुप्त वंश की स्थापना 200 टाइम पीरियड कब से था? 275 से 550 ईस्वी तक था। ठीक है, तक शासन हुआ था। संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे इनके महाराज श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? महाराज श्रीगुप्त। अगर आप नोट कर रहे हैं तो शॉर्ट में नोट भी कर लीजिएगा। गुप्त वंश का टाइम पीरियड 275 से 550 ईस्वी तक शासन था। फिर ये संस्थापक महाराज श्रीगुप्त थे। फिर लगभग 275 ईस्वी में थे। ठीक है, फिर प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम बना। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम थे। फिर चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड था 319 से 335 तक। 335 तक इनका क्या था? टाइम पीरियड था। महाराजा धराज की उपाधि मिली थी। काहे की उपाधि मिली थी उनको? महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी इनको। ठीक है, फिर एक गुप्त संवत का प्रवर्तक थे। किसके प्रवर्तक थे? गुप्त संवत के प्रवर्तक थे। फिर आता है समुद्रगुप्त तीसरे नंबर पे। समुद्रगुप्त में क्या था? विसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी। अभी बताया था कि विसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दिया। प्रयोग प्रास्ती क्या थे? हरिशेन द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन हुआ है इनका। समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिला है। हरिशेन द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन और इनकी विजयों का उल्लेख मिला है। विजय जो प्राप्त किए उसका उल्लेख मिला है। ठीक है, हरिशेन उसके बाद उपाधि का है की थी? पराक्रमांक की थी। किसकी थी? पराक्रमांक की उपाधि ने मिली है। जो उन्हें भारत का नेपोलियन वो विसेंट स्मिथ ने कहा है। बाकी उपाधि इनकी कौन सी थी? पराक्रमांक थी। समकालीन का दक्षिण में संबंधित थे। भारत के नरेश राज्य थे। धनंजय कुस्तलपुर में रहते थे। नीलराज अवमुक्त थे। उग्रसेन पालक्का थे। विष्णुगोपा काशी थे। ठीक है, फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका क्या था? अन्य नाम क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय के? देवगुप्त हैं, देवराज है, देवश्री है। देवगुप्त, देवराज और देवश्री हैं। उपाधियाँ क्या थी इनकी? विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। फिर शाकिर की उपाधि भी मिली थी और शक विजेता भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक विजेता भी इनको कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? महरौली लेख क्या थे? इन्होंने जो महरौली में लेख इनके लिखे गए वो क्या थे? विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना। विष्णु
पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है ये। मेहरौली कहाँ है? वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, चंद्र नामक राजा की उपाधियों का वर्णन मिला है इनके किताबों में। चंद्र का समीकरण गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से है। ठीक है, फिर क्या है? शकों को हराने का उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। समकालीन चीनी यात्री फाहियान थे। समकालीन चीनी यात्री इनके टाइम पे कौन थे? फाहियान, अभी बताया भी थे। नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में। कौन कौन से थे? कूटनीतज्ञ थे, घटक पर्व नाम था उनका। महाकवि कौन थे? कालिदास थे। ठीक है, चिकित्सक कौन थे? धन्वंतरि थे। खगोल विज्ञानी वाराह मिहिर थे। कोशकार कौन थे? अमर सिंह थे। वास्तुकार शंकु थे। ज्योतिषी छपड़क थे। वैश्याकरणज्ञ वररुचि थे। और जादूगर को बेताल भट्ट कहते हैं। फिर उसके बाद किसका आया टाइम पीरियड? कुमारगुप्त प्रथम का। उपाधि कौन सी दी गई इनको? कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य की। किसकी? महेंद्रादित्य की दी गई। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न हुए थे ये। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी से उत्पन्न हुए थे, मतलब उनके पुत्र थे। सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख इसी के समय के हैं। किसके समय के हैं? कुमारगुप्त के। कौन से? गुप्तकालीन अभिलेख। ताम्रपत्र कौन से? धनदो, दामोदरपुर और बेग्राम से प्राप्त हुए थे। स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं प्राप्त की इन्होंने। स्वर्ण, रजत तथा ताम्र मुद्राएं इनके समय पर चली हैं। बिलसड अभिलेख कौन से थे? गुप्तों की वंशावली कुमारगुप्त प्रथम तक की है। ठीक है, फिर उसके बाद स्कंदगुप्त है। उपाधि क्या थी? क्रमादित्य की थी। स्वर्ण सिक्के चले। मुख भाग क्या था? धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति थी, मतलब प्रथम। और पृष्ठभाग पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी थी। ठीक है, हूणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। कुछ सिक्कों पर गरुड़ध्वज तथा क्रमादित्य अंकित हुए। तरोमरण मतलब अंत कैसे हुआ? भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता बना। एरन 12 प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख है। धन्य विष्णु तोरणमाल का सांबत है। मिहिरकुल तोरणमाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। ठीक है, ये हमारी आज की क्लास का रिवीजन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप सबसे, और उसके बाद हम आगे का पढ़ेंगे। स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे इनमें? एक बार बताना जरा। दिनार कहते थे। क्या कहते थे? दिनार कहते थे। सिद्धांत शिरोमणि कौन थे? भास्कराचार्य थे। ठीक है, फिलहाल इस क्लास का रिवीजन करते रहिए। अंत में हमने जो बोला है तो उसे चाहे शॉर्ट में आप नोट करते रहिए, ताकि आपको क्लास एग्ज़ाम के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। इससे ज़्यादा आपसे और कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। राधे राधे।